इतनी खाली है, इसमें इतनी खाली है, ऐसे जीडीपी बढ़ेगी, ऐसे डॉलर गिरेगा, रुपया मजबूत होगा, डीजल पेट्रोल के दाम गिरेंगे, महंगाई गिरेगी। युवा को लगा के आदमी है, देश के लिए कुछ करेगा, इनको भारी बहुमतों से जिताया गया। और इन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया, जो पहली इनकी सरकार थी उसमें ये पुरानी सरकारों का हवाला देते रहे कि 60 साल की 70 साल की गंदगी साफ करने में समय लगेगा। हुआ क्या, दोबारा इनको युवाओं ने और मजदूरों ने, देश के आम नागरिक ने फिर से कहा कि चलो एक बार और मौका दे देते हैं। अब दूसरी बार जब से इनकी सत्ता आई है, इन्होंने शुरू कर दिया निजीकरण। इन्होंने धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना शुरू किया। बीएसएनएल, एमटीएनएल से लेके रेलवे से लेके जितने भी सरकारी उपक्रम थे, लगभग 100 से ज़्यादा पीएसयूज को इन्होंने बेचने का काम किया। और इसी दौरान इसके पैरेलल ही क्या काम कर रहे हैं कि जो सरकारी नियुक्तियां हैं, चाहे वो रेलवे की नियुक्तियां हो, चाहे वो एसएससी की नियुक्तियां हो, चाहे वो शिक्षा विभाग में टीचर से लेके प्रोफेसर की नियुक्तियां हो, चाहे वो बिजली विभाग की नियुक्तियां हो, इन्होंने हर नियुक्ति पे रोक लगाने का काम शुरू कर दिया है। कोई भी नियुक्ति पिछले 6 साल से 7 साल में समय से नहीं भरी जा रही है। और कई नियुक्तियां ऐसी हैं जिनमें इन्होंने आरक्षण का भी क्लॉज खत्म कर दिया। आईएएस पीसीएस की नौकरी भी आपने देखी होगी, जिसमें इन्होंने इंटरव्यू में रिजर्वेशन को खत्म किया था। उस पर केस चला, सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थी केस जीते और 4 साल बाद उनकी फिर से बहाली हुई। यही काम ये एसएससी में कर रहे हैं और यही काम इन्होंने अभी नीट के एग्जाम में भी किया है। नीट के एग्जाम में इन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म किया था, जिसमें 50,000 से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए थे। अब जितने भी विपक्ष का दबाव कह लीजिए, समाज सेवी संस्थाओं का दबाव कह लीजिए, या फिर देश के युवाओं का दबाव कह लीजिए, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और फिर से इन रिजर्वेशन को बहाल करना पड़ा। अब यही दशा और दिशा इस समय एसएससी के विद्यार्थियों की है। इनकी दिल्ली में नहीं सुनी जा रही, इनकी लखनऊ में नहीं सुनी जा रही, इनकी भोपाल में नहीं सुनी जा रही। ना तो कोई प्रधानमंत्री पीएमओ का आदमी इनकी मांग सुनने को तैयार है, ना कोई मुख्यमंत्री सुनने को तैयार है। इस वजह से मजबूर होकर देश का युवा, देश का भविष्य किसान आंदोलन की शरण में आया है और हम किसान भाई इनकी आवाज को बुलंद करेंगे। हम सारे मुद्दे तैयार कर रखे हैं हमने 2022 के लिए। डॉक्टर अरनोई जी, आगामी 2024 के चुनाव के लिए हमारे मुद्दे तैयार है। युवाओं का रोजगार हमारा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा हमारा मुद्दा है, देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा है और बढ़ती हुई महंगाई हमारा मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अरुण जी, वो बार बार ये होता है, अब एसएससी के लड़कों को नहीं लिया जा रहा। 3 साल हो गई, कुछ लड़के ओवर एज हो गए, कुछ इसमें एक्सपायर भी हो गए बेचारे, उनको नहीं लिया जा रहा। फिर एनआरसी का भी एक मुद्दा था और CAA का मुद्दा था। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जिन्होंने वो धरना प्रदर्शन नहीं करा। अगर एक एनआरसी वाले पर और CAA पर सारे लोग एक हो जाते तो मुझे लगता किसान भी ना यहाँ आते। भाई देखिए, इसमें हमें एक पैटर्न को समझना पड़ेगा। बीजेपी ने 2014 में क्या काम किया, देश को जाति और धर्म में तोड़ने का काम किया है। देश में धार्मिक और जाति नफरत फैलाने का काम किया। और ये जो इनकी पाठशालाएं लगती हैं, शाखाएं लगती हैं, इन शाखाओं में ये यही सिखाते हैं कि मुसलमान तो सब फरसा लेके खड़ा है। अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो मुसलमान तो आपकी गर्दन काट ही देगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो देश की जनता को इतना भड़का दिया है, जबकि आप सुबह से शाम तक देख लो, सुबह आप सब्जी लेने जाओगे, सब्जी लेने से जाके आप चाय पीते हो, दिन में होटल में खाना खाते हो, आपको हर जाति का, हर धर्म का आदमी मिलता है। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते हैं या जो पेड मीडिया दिखा रहा है। दरअसल इसमें है क्या कि ये लोग को भ्रमित करना चाह रहे हैं, ये लोग के माइंड फ्रेम को चेंज करना चाह रहे हैं, जो आम जनता को। लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही है, जनता समझ गई है कि ये विकास के मुद्दे पे फेल है। ठीक है, ये कह रहे थे कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे और हुआ क्या, शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने बिगाड़ दिया। पिछले 2 साल में आप शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, बिना परीक्षा दिए बच्चा पास हो रहा है। तो इसमें पढ़ने वाले
बच्चे के साथ क्या होगा? भाई गधे घोड़े आपने एक लाइन में कर दिए। जब आप बताइए कि देश में चुनाव हो सकता है तो देश में परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती? उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग का एक मानक तैयार करके बच्चों की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है ये कभी भी शिक्षा की दिशा में काम नहीं करना चाहती है। ये चाहती है कि देश का जो युवा है वो अशिक्षित रहे। अगर वो अशिक्षित रहेगा, शिक्षा के महत्व को नहीं समझेगा, तो फिर वो अपने हक की मांग भी नहीं करेगा, वो नौकरी भी नहीं मांगेगा। अब प्राइवेट सेक्टर में आप देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में तो युवाओं को नौकरी मिल ही नहीं रही है। वहाँ तो सीधे सीधे रेफरेंसेस चलते हैं। अगर आपका कोई जान पहचान का है तभी आपको नौकरी मिलेगी। जो हम कहते हैं काबिल युवा है, काबिल युवा के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी की तरफ जाए। और सरकारी नौकरी में मौजूदा सरकार ने क्या कर रखा है? पिछले 5 सालों में मैं देख रहा हूँ कोई भी नियुक्ति ये समय से नहीं कर रहे हैं। जैसे एसएससी की नियुक्ति है 3 से 4 साल इन्होंने लटका दी। इसी तरीके से आईएएस और पीसीएस की नियुक्तियां हैं, इनको भी ये लेट कर रहे हैं। रेलवे की नियुक्तियां को इन्होंने अभी लिखित परीक्षा रेलवे की नहीं करा पाई है, जबकि 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की अगर हम बात कर लें, शिक्षा जगत की बात कर लें, तो कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ हज़ारों की संख्या में वैकेंसीज खाली हैं और इन्होंने शिक्षकों की भर्ती नहीं की। अगर हम डीयू की बात करें तो डीयू में 2009 के बाद से कोई भी नियुक्ति नहीं रखी गई है। अभी तक कोई भी नियुक्ति इन्होंने नहीं की। और जो भी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर रखे जा रहे हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है, संविदा में रखे जा रहे हैं। और हर प्रोफेसर को 6 महीने बाद फिर से इंटरव्यू देना पड़ता है और फिर से वो अगर वो इंटरव्यू पास कर जाता है तो उसको 6 महीने के लिए फिर नौकरी पे लगती है। पहले 1 साल में होता था। बीजेपी आई, बीजेपी ने उसको 6 महीने में कर दिया। कांग्रेस पैरेलल में क्या काम करती थी कि कुछ वैकेंसीज को फिल करती थी। कांग्रेस ने कभी भी एजुकेशन को कमजोर करने का काम नहीं किया है। जितने भी ये सरकारी शैक्षिक संस्थान देख रहे हैं, मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, लेकिन जितने भी सरकारी संस्थान है इसमें कांग्रेस ने और तीसरे मोर्चे की सरकार ने इसने काम किया। इन्होंने जो निजी संस्थान थे उनको पीएसयूज बनाया, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया और इनका सरकारीकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण करने से किसे फ़ायदा मिला? इसे गरीब के बच्चे को फ़ायदा मिला, आम आदमी के बच्चे को फ़ायदा मिला। डीयू में बीएससी से लेके बीए से लेके कोई भी कोर्स है, आप उसकी फ़ीस बताइए कितनी है? 5 से 10 हज़ार रुपये। और जो मेधावी बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। आप किसी प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फ़ीस देख लीजिए। आप यहाँ पे नोएडा में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट और कई कॉलेज है, सबकी फ़ीस 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए तक है। कौन पढ़ा लेगा भाई? अपने गरीब बच्चा पढ़ पाएगा? मेडिकल की आप फीस देख लो, सरकारी कॉलेज में फीस देखो आप और प्राइवेट में देखो। प्राइवेट में इस समय 1 साल की फीस 15 लाख से लेकर 30 लाख तक वसूली जाती है। 5 साल की MBBS होती है। अगर आप ऑन एवरेज मान लो कि 20 लाख रुपए एक बच्चे से लिया तो 1 करोड़ रुपया हो गया। गरीब बच्चा पढ़ा लेगा अपने बच्चों को? फिर MBBS के बाद उसे मास्टर्स भी करानी है 2 साल की, 2 करोड़ उसका खर्चा लगा लो, तो कहाँ से गरीब बच्चा पढ़ पाएगा? इसी तरीके से बीटेक की फीस देख लो। IIT की फीस इन्होंने 500 गुना बढ़ा दी। पहले IIT में फीस 15 से 20 हज़ार रुपए 1 साल की हुआ करती थी। इस समय IIT की फीस 1.5 लाख रुपए से ऊपर कर दी गई। आप बताइए गरीब बच्चा कैसे पढ़ा पाएगा? लेकिन डॉक्टर साहब गरीब आदमी तो वोट डालता है ना। गरीब आदमी जब वोट डालता है, गरीब आदमी ने वोट इसलिए डाला था कि इन्होंने कहा था कि मैं चाय वाले का बच्चा हूँ, मैं चाय बेचता था, मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, मैं गरीब आदमी के लिए काम करूँगा। लेकिन वो ये भूल गए कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो बीजेपी RSS के लोग हैं या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, ये झूठ बोलने में माहिर है। और अब आम जनता इन चीज़ों को समझ रही है। और इस बार आप देख लेना 2024 में जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। ट्रेलर आपका शुरू हो चुका है। आप देख लो 2019 के बाद से किसी भी राज्य में बीजेपी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला। हरियाणा में भी इन्हें गठबंधन करना पड़ा, बिहार में भी इन्हें गठबंधन करना पड़ा, महाराष्ट्र में ये बाहर हो गए और आपके झारखंड में ये बाहर हुए। बंगाल में आप देख लीजिए सत्ता में नहीं आ पाए इन्होंने। साम दाम दंड भेद नीति हर तरीके का इनके इन प्रकार जितनी भी नीतियाँ होती हैं सब इस्तेमाल कर ली, लेकिन बंगाल में ये सत्ता में नहीं आ पाए। अब 2022 में 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 6 में से एक भी राज्य में इनकी सरकार नहीं आएगी। फिर उसके बाद कर्नाटक,
राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है, और यहाँ भी इस बार जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी, क्योंकि देश के लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और बढ़ता हुआ जो भ्रष्टाचार। इन मुद्दों पे अब काम करना पड़ेगा राज्यों के अंदर को। डॉक्टर, राज्यों के अंदर हिंदू खतरे में नहीं आएगा? हिंदू खतरे में कभी नहीं था ना। जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब वो सिख समुदाय से थे और जो राष्ट्रपति थे वो क्रिश्चियन थे, जब एक बात खतरे में था हिंदू। ये 800 साल मुसलमानों ने देश में शासन किया, लगभग 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। जब हिंदुत्व खतरे में नहीं आया 1000 साल में, तो अब 2014 से पहले हिंदुत्व कैसे खतरे में आ गया? ये इन्होंने जनता को भड़काने का काम किया, जनता की भावनाओं से खेलने का काम किया है। जनता 6 साल में 7 साल में बहुत अच्छे से समझ गई है कि ना तो कभी हिंदुत्व खतरे में था, ना कभी देश खतरे में था, ना आम आदमी खतरे में था। खतरे में तो इनकी तिजोरियां थी, जो बीजेपी आरएसएस वालों की तिजोरियां थी, ये खतरे में थी। इन बड़े बड़े पूंजीपति ये खतरे में थे। तो इन पूंजीपतियों को बचाने के लिए, देश में फिर से मनवादी व्यवस्था लाने के लिए, देश में फिर से पूंजीवादी व्यवस्था लाने के लिए, जो गरीब था, मध्यम वर्ग था, ये जो मजबूत हो रहा था, इस मध्यम वर्ग को कमजोर करने के लिए बीजेपी फिर से सत्ता में आई है। और इसका जो मंसूबा है वो यही है कि देश को फिर से आर्थिक गुलाम बनाया जाए और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए और देश के मध्यम वर्ग जो है उसको कमजोर किया जाए। लेकिन अब जब राज्यों में चुनाव होंगे तो उन्हें तो 15-15 लाख रुपए की, 20-20 लाख रुपए की जरूरत है, और उन पे इतना कर्जा हो गया है, तो माफ करने वाली बात है। क्या इस लालच में नहीं आएंगे आप लोग? आप मुझे बता दीजिए, पिछले 2019 से लेके अब तक बीजेपी को कहाँ क्लियर मैंडेट मिला है? कहाँ पे बीजेपी सत्ता में आई है? कोई एक राज्य बता दीजिए जहाँ बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिला हो। बीजेपी अब सत्ता से बाहर जा रही है, क्योंकि काठ की जो आंधी है ना, झूठ आप आदमी से एक बार बोल सकते हैं, फरेब आदमी के साथ आप एक बार कर सकते, बार बार किसी के साथ आप छल नहीं कर सकते। छल कपट बार बार नहीं चलता है, एक बार चलता है, वो आपका चल गया। अब आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप देश की जनता के लिए काम करेंगे तभी देश की जनता आपको वोट देगी। आप गरीबी पे काम करेंगे, बेरोजगारी पे काम करेंगे, बढ़ती हुई महंगाई पे काम करेंगे, तभी देश की जनता आपको वोट देगी। देश की एकता और अखंडता को अगर आप तोड़ने का काम करेंगे तो देश की जनता ऐसी है कि पिछले 2000 साल में इन्होंने कभी भी ऐसी ताकतों को आगे हावी नहीं होने दिया, तो अब क्या हावी होने देंगे? अब इनको सत्ता से बाहर का रास्ता देश की जनता दिखाएगी। और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये इसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाला है और ये बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.